सलाम आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एस अली न्यूज़ के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका अपना शहादत अली गुजर। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सिद्धू मूसावाले के कत्ल की सच्ची कहानी। सिद्धू मूसावाले के कत्ल की सच्ची कहानी क्या है, सिद्धू मूसावाले का कत्ल किसने किया है, किस वजह से किया है, क्यों किया है, आखिरकार ये कत्ल पैसों के लिए हुआ है, आखिरकार ये कत्ल या किसी अंदरूनी दुश्मनी के लिए हुआ है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और सिद्धू मूसावाले का इन गैंग वॉर से क्या लेना देना। वो एक साधारण आदमी था, अपना सिंगिंग कर रहा था, लोगों का एंटरटेन कर रहा था और अपना दो पैसे आराम से कमा रहा था, दो रोटी सुकून से अपने घर में खा रहा था। आखिरकार सिद्धू मूसावाला जो सिंगर बना, कहाँ से बना, सिद्धू मूसावाले के दिल में कहाँ से सिंगर बनने का एक ख्याल आया, आइए हम इसी के बारे में संक्षेप में आपसे बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सिद्धू मूसावाला कनाडा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गया। वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियरिंग करते करते दिमाग में एक कीड़ा आया कि मुझे सिंगर बनना है। फिर इसने जो है किसी से मुलाकात की, किसी के ज़रिए इसके कांटेक्ट हुए, तो वहाँ म्यूज़िक सीखने लगा। म्यूज़िक सीखने के बाद में जब ये म्यूज़िक सीख गया, इसको गाना आ गया, गाने के बाद में इसने एक म्यूज़िक डायरेक्टर से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में म्यूज़िक डायरेक्टर से इसने कहा कि मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, मुझे जो ना मौका दीजिए, मुझे प्लेटफॉर्म दीजिए। आखिरकार म्यूज़िक डायरेक्टर ने इनके कहने पे इसको एक मौका दिया। तो पहला ही एल्बम सिद्धू मूसावाले का इतना हिट हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि पूरी दुनिया में सिद्धू मूसावाला छा गया। उसके बाद में एक दो एल्बम इसने और निकालने के बाद में वो भी एल्बम काफ़ी चले, काफ़ी हिट हो गए। आखिरकार कंपनियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा, बहुत ज़्यादा कमाई होने लगी। सिद्धू मूसावाला फिर इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद में और एल्बम निकालता है। एल्बम निकालने के बाद में ये पूरी इंडिया में छा जाता है, बच्चे बच्चे के दिल में छा जाता है। आखिरकार सिद्धू मूसावाले का करैक्टर इतना अच्छा था, इतना अच्छा सिंगर था कि कोई पंजाबी गाने सुने या ना सुने, लेकिन सिद्धू मूसावाले को ज़रूर जानता था और इसको पसंद भी करता था। तो आखिरकार सिद्धू मूसावाले का कत्ल क्यों हुआ और सिद्धू मूसावाले की इन लोगों से क्या दुश्मनी थी, लॉरेंस बिश्नोई से, गोल्डी बराक से और बम्बिहा बोले गैंग से उसके क्या रिश्ते थे, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जब सिद्धू मूसावाला पॉपुलर हो गया तो एक अकाली दल के एक नेता का कत्ल हो जाता है पंजाब के अंदर। कत्ल होने के बाद में उसमें जांच की जाती है। जांच में कोई सबूत किसी के हाथ नहीं लगता है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का एक चेला है, वो ये कहता है कि अकाली दल के नेता के कत्ल में जो हाथ है वो सिद्धू मूसावाले के मैनेजर का हाथ है। जब पुलिस को ये पता लगता है कि अकाली दल के नेता के कत्ल में सिद्धू मूसावाले के मैनेजर का हाथ है, तो पुलिस जो है सिद्धू मूसावाले के मैनेजर को गिरफ्तार करने के लिए प्लान करती है। प्लान करने के बाद में सिद्धू मूसावाले को जब ये पता लगता है कि मेरे मैनेजर को ये पुलिस जो है गिरफ्तार करने वाली है और इस अकाली दल के नेता के इल्ज़ाम में ज़रूर पकड़ेगी, तो ये बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सिद्धू मूसावाले ने अपने मैनेजर को कनाडा भेज दिया, यानी कि उसको यहाँ से भगा दिया। तो लॉरेंस बिश्नोई की जो दुश्मनी है और गोल्डी बराक की जो दुश्मनी है वो यहाँ से शुरू होती है। शुरू होने के बाद में लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराक से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में गोल्डी बराक ने इन्हें धमकी दी कि तुमने जो है ये अच्छा नहीं किया, हमारे बहुत करीबी नेता को, करीबी दोस्त को तुमने मरवा दिया, यानी कि तुम्हारे मैनेजर ने मरवा दिया और तुमने अपने मैनेजर को उस कानून से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया भगा दिया। तो ये सिद्धू मूसावाला कहता है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और तुमको जो करना है कर लो, मैं भी अपनी गन जो है लोड रखता हूँ। जब सिद्धू मूसावाला गोल्डी बराक से ये कहता है कि मैं भी अपनी गन लोड रखता हूँ, तो आखिरकार उसको और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बहुत ज़्यादा भर जाता है। लॉरेंस बिश्नोई को जब ये बात पता लगती है कि सिद्धू मूसावाला जो है ये कह रहा है कि मैं अपनी गन भी लोड रखता हूँ, तुमको जो करना है कर लो, मेरे पास भी गन है, मेरे पास भी बंदूकें हैं, मेरे पास भी सारी चीज़ें हैं, तो आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराक को ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि गोल्डी बराक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और वहीं का वो गैंगस्टर बन गया है, बहुत टॉप का गैंगस्टर बन गया है। और पंजाब पुलिस ने उसके नाम के इनाम भी निकाल दिए हैं, पोस्टर भी निकाल दिए हैं। वो यहीं पे ही गैंगस्टर था, लेकिन यहाँ इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं था। जब वो कनाडा चला गया, वहाँ का बहुत ज़्यादा गैंगस्टर हो गया है। वहीं से बैठे बैठे इंडिया में बहुत ज़्यादा उसने कत्ल करा दिए हैं, बहुत ज़्यादा हत्याएँ करा दी हैं।
तो इस साजिश के चलते लॉरेन बिश्नोई और गोल्डी बराक को ये ऐसा लगता है कि आखिरकार हमारे जो करीबी का जो कत्ल हुआ है कि इसके ही मैनेजर का पूरा पूरा हाथ है और हमें इस बात का बदला ज़रूर लेना है। लेकिन गरम गाँव में तो हर कोई कहता है कि हाँ भाई मैं बदला लूँगा, अपने दोस्त का बदला लूँगा, अपने भाई का बदला लूँगा, सब लोग कहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद बात ठंडी हो जाती है। बात ठंडी के साथ साथ लॉरेन बिश्नोई और बम्बिहा गैंग की बहुत ज़्यादा दुश्मनी चल रही है, यानी कि ऐसा मान लो 36 का आंकड़ा है। और बम्बिहा गैंग के जो है सिद्धू मूसावाला बिल्कुल करीब है। तो जब ये लॉरेन बिश्नोई को ये पता लगता है कि बम्बिहा गैंग के सिद्धू मूसावाला एकदम करीबी है और साथ साथ उसने अपने गानों के अंदर गन कल्चर को आम किया है, यानी गन कल्चर जब भी वो सॉन्ग बनाता है तो गन को ही प्रमोट करता है, गन कल्चर को ही प्रमोट करता है। तो जाहिर सी बात है जब वो कोई इंसान सॉन्ग के अंदर गन कल्चर को प्रमोट करता है तो उसकी ज़बान पे ही गन जैसी ही बातें होंगी। तो जब उसे धमकी आई सिद्धू मूसेवाला को तो सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि मैं भी अपनी गन लोड रखता हूँ, आपको जो करना है कर लो। फिर उसके बीच में एक सॉन्ग आता है बम्बिहा बोले। बम्बिहा बोले जब सॉन्ग आता है तो लॉरेन बिश्नोई और गोल्डी बराक को ऐसा लगता है कि गाने के ज़रिए इसने बम्बिहा गैंग को हीरो के तौर पर पेश किया है। जब ये लॉरेन बिश्नोई को पता लगता है, गोल्डी बराक को पता लगता है कि हमारी दुश्मनी वाली गैंग को इसने गाने के ज़रिए हीरो के तौर पे पेश किया है, तो जाहिर सी बात है इसके रिश्ते बम्बिहा गैंग से ज़रूर हैं। और उसके बाद में गोल्डी बराक ने जब इसे धमकी दी कि या तो आप इतने लाख रुपए दे दो, इतने पैसे दे दो, वरना हम आपका कत्ल कर देंगे, तो इसने भी सीधी सीधी भाषा में जवाब दे दिया। बहादुर आदमी था, जिगर वाला आदमी था, इसलिए बिल्कुल भी डरा नहीं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आजकल जो है इन गैंगस्टर के निशाने पे पंजाबी सिंगर बहुत ज़्यादा हैं और आप भी जानते हैं कि पंजाबी सिंगर जो हैं बहुत काफ़ी तादाद में हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं कम टाइम में और काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है। लेकिन पंजाब की जो पुलिस है, जो सरकार है, इन सिंगरों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। टैक्स तो इनसे लेती है लेकिन इनको ज़्यादा तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देती है। और ये कोई आए दिन ये कोई एक किस्सा नहीं है, ना जाने कितने किस्से हुए हैं दोस्तों। पंजाब इंडस्ट्री में जितने भी सिंगर हैं, ज़्यादातर सिंगर धमकी जब उन पे आती है तो डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहते। पुलिस के जब पास जाते हैं उन पे FIR कराते हैं तो पंजाब की जो पुलिस है, पंजाब की जो सरकार है, उन लोगों पे कोई भी एक्शन नहीं लेती, वरना गैंगस्टर को पकड़े और उनको जेल में डाले और उनको जेल में कोई भी सुविधा ना दी जाए। आखिरकार ये आप बताइए कि जिसने जिम्मेदारी ली है गोल्डी बराक ने और लॉरेन बिश्नोई ने कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल हमने किया है, वाकादे फेसबुक पेज पे उन्होंने ये मैसेज डाला है कि राम राम भाइयों, आज जो सिद्धू मूसेवाले का काम हुआ है ये मेरे भाई और मैंने गोल्डी बराक ने लिया है, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और दोस्तों हमने कोई इसे बेकसूर नहीं मारा है कि इसने हमारे भाई अकाली दल का एक नेता था उसको इसके मैनेजर ने मरवाया था और इसने अपनी मैनेजर को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था। और दोस्तों जो पुलिस कह रही है कि AK-47 की गोलियां चली हैं तो कृपया आप फेक न्यूज़ ना फैलाएं, आप गलत अफवाह ना फैलाएं। हमने AK-47 से गोली नहीं चलाई, कुछ और ही हथियार थे, हम पे हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि सिंगर जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कोई ख़ास कार्रवाई इनके बारे में नहीं करती है। तो आखिरकार सिंगर अपनी जान के डर से, जान चली ना जाए, कोई इनको मार ना दे, वो चुपचाप पैसे उनको दे देते हैं। और कई बार गैंगस्टर का इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हम पैसे मांग लेते हैं, जो भी सिंगर पॉपुलर होता है उससे हम पैसे मांग लेते हैं, हमको जो है पैसे मिल जाते हैं। तो आखिरकार दोस्तों उनको पैसे मिल जाते हैं, ये कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस का फेलियर है, पंजाब सरकार का फेलियर है कि उन गैंगस्टर पे एक्शन क्यों नहीं लेती। बेचारे पंजाबी सिंगर अगर वो कामयाब हो जाते हैं अपने स्ट्रगल करके, मेहनत करके, तो उनको ये हफ्ता देना पड़ता है या ऐसे मान लो रंगदारी देनी पड़ती है। तो उसके बाद में अब ये जो कत्ल की साजिश है ये कैसे रची गई। सिद्धू मूसेवाला की जो मौसी है वो बीमार थी मानसा गांव में, यानी मानसा गांव से 5 किलोमीटर आगे है, वहाँ उसको जाना था। तो उसने सोचा कि आखिरकार मौसी की हालत जो है पूछी जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं नई सरकार आई है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक निर्णय लिया, एक आदेश दिया
कि जितनी वीवीआईपी हैं जिनको ज़रूरत है उन पर सिक्योरिटी रखी जाएगी, जिनको ज़रूरत नहीं है उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी। उसकी वजह है कि स्टेट का काफ़ी खर्चा होता है, काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के मान सिंह ने 2 गनर पहले ही हटा लिया, यानी कि 6 सिक्योरिटी गार्ड इनको दिए थे, बीएसएफ के जवान 6 सिक्योरिटी गार्ड इनको दिए थे। तो उनमें से इन्होंने पहले 2 हटा लिए, उसके बाद में 2 और हटा लिए, सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड इनके पास छोड़े। सिद्धू मूसेवाला को जाना था अपनी मौसी का, बीमार मौसी का हालचाल पूछने। तो वो जब जाने लगा तो वो जब अपनी बुलेट प्रूफ उसकी कार है, गाड़ी है, उसमें जब बैठने लगा तो उसके जो एक रिश्तेदार हैं, उसके जो एक पड़ोसी हैं, वो कहने लगे आज हम बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं जाएंगे और आज हम थार वाली गाड़ी में जाएंगे। तो और दूसरी बात, ज़्यादा दूर जाना नहीं है, मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी है। तो आखिरकार 10 किलोमीटर की दूरी के चलते उसने सोचा कि फिर इन गनर को भी लेने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास पिस्टल है ही। तो उसने अपनी पिस्टल में ये नहीं देखा कि मेरी पिस्टल में कितनी गोलियां हैं, कितनी गोलियां नहीं हैं, ये उनकी भूल रही। उसके बाद में वो गाड़ी में बैठते हैं। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो उनके डैडी की नज़र उन पर पड़ती है कि हमारा बेटा आज बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी नहीं गया, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी। और उनको चिंता हुई कि लगातार 5-6 बार उनको लगातार धमकियाँ मिल रही थी। तो वो दोनों गनर को लेके उसके पिता और उसके पिता खुद दूसरी गाड़ी निकालते हैं और उनके पीछे लगा देते हैं। करीब 5 किलोमीटर आने के बाद में जब सिद्धू मूसेवाले एक गांव में घुसते हैं, मनसा गांव में, तो एक बोलेरो उन्हें आगे से घेर लेती है, एक कार उन्हें पीछे से घेर लेती है और उसके डैडी और वो गनर वो पीछे हैं। घेरने के बाद में इससे पहले सिद्धू मूसेवाला कुछ समझ पाता तो तुरंत दन दनाते हुए जो हत्याकारी हैं उन गाड़ियों में से उतरते हैं। उतरने के बाद में थार जो गाड़ी है पहले उसके टायर पंचर करते हैं। टायर पंचर करने के बाद में तुरंत फिर सिद्धू मूसेवाले की तरफ गोलियां चलाते हैं। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला कुछ समझ पाता, एकदम उस पर ताबड़तोड़ गोलियां शुरू हो जाती हैं। सिद्धू मूसेवाले ने एकदम जवाब देने के लिए अपनी पिस्टल निकाली, अपनी पिस्टल से 2 फायर किए। तो जब जैसे उसने 2 फायर किए, जो 2 फायर करने के बाद में जो हत्याकारी हैं वो एकदम पीछे हट जाते हैं कि इसके पास भी हथियार है, ये भी हमें मार देगा। 2 राउंड फायरिंग हो जाती है। फायरिंग के बाद में फिर कोई फायरिंग नहीं होती है, तो वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब इसके पास और कोई हथियार या और कोई गोली नहीं है। तो फिर वो दोबारा आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। आखिरकार उसका कज़न और उसका पड़ोसी भी घायल हो जाते हैं, वो भी बेचारे आखिरी सांस गिन रहे हैं। तो उसके बाद में उसको जो है एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद में अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला अब जिंदा नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, जब जांच होती है, पोस्टमार्टम होता है, तो पुलिस तुरंत जो है उस मौके पे जाती है जहां वो गोलियां चली थी। तो पुलिस को 30 खोखे मिलते हैं। 30 खोखे मिलने के बाद में वो अलग अलग गन के मिलते हैं, अलग अलग तरीके के मिलते हैं। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 30 गोलियां करीबन चली थी। सिद्धू मूसेवाले का पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद में वहाँ जांच की जाती है कि आखिरकार कहाँ कहाँ गोलियां मारी। लेकिन सोचने वाली दोस्तों बात यह है कि सिद्धू मूसेवाले के साथ में जो 2 पड़ोसी थे, जब उन्होंने इतनी ताबड़तोड़ करीबन 30 से 35 गोलियां चलाई, तो उनके भी तो एक आध गोली लगनी चाहिए थी, क्योंकि जब कोई भी गोली लगती है तो एक जगह नहीं चलती है। कोई गोली इधर चलती है, कोई इधर चलती है, कोई इधर चलती है। उनके भी तो कोई ना कोई गोली लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि उनकी गोली लगनी चाहिए थी, उनकी भी मौत हो जानी चाहिए थी, मेरा मतलब ये नहीं है। लेकिन जब कहीं गैंग वॉर होता है, ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, तो यार सी बात है, साथ में बैठा वाला इंसान भी अछूता नहीं रहता, उसको भी कहीं ना कहीं गोली लग जाती है। लेकिन वो घायल हुए हैं और मेरी दुआ है कि जो बेचारे ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं वो जो है बच जाएं, उनकी ज़िंदगी सेफ़ हो जाए। आखिरकार दोस्तों, हम सिद्धू मूसेवाला जी को तो हम वापस नहीं ला सकते कि सिद्धू मूसेवाला जो है काफ़ी फेमस सिंगर हैं और उनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं और क्षेत्र के नामी गिरामी इंसान हैं। उस सबको बड़ा अफसोस है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। जो लोग सिद्धू मूसेवाले के गाने, पंजाबी गाने सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, सबको अफसोस है। लेकिन मैं कई बार कह चुका हूँ, इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि आखिरकार जेल से बैठे बैठे ये गैंगस्टर कैसे प्लानिंग करते हैं। कहीं ना कहीं जेल अधिकारी का फेलियर है। जो एजेंसियां हैं उनको सतर्क होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, उनको आदेश देने चाहिए कि जेल के अंदर किसी भी गैंगस्टर को मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैन टू मैन तो बहुत कम मुलाकात होती है।
तो इनकी जो दुकान है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए चलती है। आखिरकार इनको मोबाइल फ़ोन कौन ला के देता है दोस्तों, सवाल ये बहुत बड़ा है। हमारे देश के अंदर जो ये गैंगस्टर काम कर रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, जेल से बैठे बैठे इल्ज़ाम भी नहीं आता और सारा काम हो जाता है दोस्तों। इसकी वजह है हमारा जेल प्रशासन सख्त नहीं है। जेल प्रशासन की वजह से इन लोगों को छूट मिलती है, मोबाइल चलाने की अनुमति मिलती है, और बाहर ये कहा जाता कि तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल है, वहाँ इंसान सुधरता है, कष्ट होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं। दोस्तों इनको क्या तकलीफ़ है जब इनको फ़ोन चलाने के लिए मिला। दोस्तों मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी, वाक़ाते जेल के अंदर की वीडियो है कि वहाँ वाक़ाते गैंगस्टर और जो मर्डरिस्ट हैं, जो सज़ा याफ्ता हैं, वो फ़ोन चलाते हैं, वो गाने सुनते हैं, वो न्यूज़ देखते हैं। चलो न्यूज़ के लिए उनके लिए टीवी लगा होता है, आखिरकार उनको मोबाइल फ़ोन क्यों दिए जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश की सरकारों को, हमारे देश के अधिकारियों को और जेल प्रशासन को सख्त आदेश देने चाहिए, और जेल प्रशासन को भी अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए कि इन गैंगस्टरों को किसी को भी मोबाइल फ़ोन की सुविधा ना दी जाए। वरना दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो आज तो एक मूसावाला सिंगर की हत्या हुई है, कल ना जाने कितने मूसावाले सिंगरों की हत्या होगी। जो पैसे नहीं देगा, जो रंगदारी नहीं देगा, उसकी हत्या होगी, जो दे देगा उसकी नहीं होगी। जो दोस्तों हमारी सरकारों का बहुत बड़ा फेलियर है। ये बड़े अफसोस की बात, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के लोग इतने करप्ट हो गए हैं, अधिकारी इतने करप्ट हो गए हैं कि अच्छी खासी सैलरियाँ मिलती हैं, अच्छे खासे सुविधाएं मिलती हैं, और फिर भी अपने काम के साथ बेईमानी करते हैं। और जो है दोस्तों उस बेईमानी के चलते लोगों का नाश होता है, लोगों की हत्याएँ होती हैं। जो भी बेचारा सक्सेसफुल सिंगर होता है उसी से पंजाब में रंगदारी वसूली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पंजाब सरकार से मेरी दरख्वास्त है और दिल्ली सरकार से मेरी दरख्वास्त है, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो जेल प्रशासन को पूरे देश में जितनी भी जेलें हैं सबको एक सख्त निर्देश दें कि गैंगस्टरों को बिल्कुल भी फ़ोन ना दिया जाए। उम्मीद करता हूँ मेरी रिक्वेस्ट हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मानेंगे। और दोस्तों बड़े अफसोस की बात है, एक सिंगर हमारे बीच से चला गया, और सबके दिल में राज करने वाला, सबको चाहने वाला। दोस्तों मैं हूं आपका अपना शहादत अली गुजर, जैसा कि आप मुझे जानते हैं। मेरे चैनल का नाम है SLE न्यूज़ नंबर 1। दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को इतना प्यार दें, इतना प्यार दें, इतना शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो सब लोगों के पास पहुंचे और मुझे एक हौसला मिलते है। दोस्तों जब आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों हमें बहुत हिम्मत आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा परिवार जो है बढ़ रहा है। दोस्तों जर्नलिज़्म को अगर आप बढ़ावा देंगे तो आप अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, आप अपनी मजबूती कर रहे हैं। यानी कि जर्नलिज़्म मेरी आवाज़ नहीं है, आपकी ख़ुद की आवाज़ है। तो क्या आप अपनी ख़ुद की आवाज़ को चाहते हैं कि ये दबे या छोटी रहे या कम तादाद में रहे? अगर आप चाहते हैं कि हमारी ख़ुद की आवाज़, हमारे मुद्दे उठाने वाले जो आवाज़ें हैं वो तेज़ हों और खुल के पत्रकारिता करें, तो दोस्तों आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये रिक्वेस्ट आपको पसंद आई होगी, आप ज़रूर मानेंगे। दोस्तों दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका अपना शहादत अली गुजर। ऐसी खबरों के साथ आपके बीच में आता रहूँगा। आप अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।